वेलकम बैक। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में तरमीम कर दी गई। बिल के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 years। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में उनकी जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी दोबारा तकर्रुरी या तौसी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद, उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। बिल के मुताबिक क्लॉज 8G में तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम इंतहाई खुशाइंद है। पाक भारत जंग के बाद इस तरमीम की ज़रूरत थी। माहिर कानून बैरिस्टर हारिस अजमत कहते हैं अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क को शिकस्त देने के बाद एहसास हुआ तीनों फोर्सेस की कमान एक जगह होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने इसको अहम समझा और फिर ये तरमीम अमल में लाई गई। 243 के अंदर अगर अमेंडमेंट आई है in terms of the command of the armed forces and the change of nomenclature, ये एक बहुत ही खुशाइन अमेंडमेंट है और उसकी रीज़न ये है हमारी जो एक रीसेंट वॉर हुई 5 टाइम्स बड़े मुल्क को हमारी आर्म फोर्सेस ने बुरी तरह डिफीट किया, और जब डिफीट किया तो कुछ चीज़ें पता लगी फॉर टैक्टिकल पर्पसेस कि ये तीनों अफवाज की सरबराही और कंट्रोल एक बॉडी के अंदर होना चाहिए, जिसको जब पार्लियामेंट को पता लगा तो 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट ने उस बात से एग्री किया, जिसकी वजह से ये तरमीम आई है और इसके अंदर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एग्जिस्टिंग लॉ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एंड इट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। इशाइया चीफ जस्टिस हाउस में होगा। आईनी अदालत के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नजफ़ी का नाम ज़ेर गौर है। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद के नाम भी आईनी अदालत के लिए ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े सदर को भेज दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में 27वीं तरमीम को आईन पाकिस्तान पर हमला करार दिया। कहा 27वीं तरमीम मुशावरत, बहस या अदलिया की राय के बगैर मंजूर की गई। तरमीम का वाहिद मकसद हुकूमत को इख्तियार देना है, मर्जी के जज लगाएं।
पाकिस्तान पर संगीन हमला, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए। 10वीं तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगाई गई। नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। अतर मीनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हल्फ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। उनका हल्फ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। उनके खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजों ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए हैं। जजों का आपस में तनाज़ा है। मंसूर अली शाह का इस्तीफा देना वैसे ही बनता था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा यह तरमीम मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से हुई। मंसूर अली शाह ने ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया जो केस में शामिल नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जज नहीं रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जूनियर जज भी काबिल हैं, उनकी जगह ले लेंगे। हुई है, ये इन्हीं की एक फैसले की वजह बनी है जो इन्होंने 8 और 5 का फैसला दिया था। मंसूर शाह साहब ने, जो पार्टी नहीं है, का सिंबल नहीं है, वो बैन है, उसको मखसूस नशिस्तें भी देने का ऑर्डर कर दिया। तो ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी इन्होंने एक फैसला दिया था, उन्होंने रिजाइन करना इनका वैसे भी बनता था, बहुत पहले बनता था। तो ये जजेस की आपस में रिफ्ट है। जुडिशरी में सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जज नहीं है तो पीछे जूनियर जजेस हैं वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग हैं। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। इस्तीफ़ा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीर हैं। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस्तीफ़ा देने वाले जजेस लायक एहतराम हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। उन जजेस ने अपने चैम्बर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकरीरें की जाएँ, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। सिर्फ गुफ्तगू और तकरीर करनी है तो फिर किसी वजह की ज़रूरत नहीं। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है, हमने कानून बनाकर दिखा दिया। हमने 26वीं तरमीम बनाई, 27वीं बनाई और 28वीं भी बनाएंगे। साफ शुरू होगा। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो वक्त आया है जिसमें हम सांड को सींग से पकड़ेंगे। सींग तो है नहीं, मुंह से पकड़ेंगे। तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, उनको धंधे वाला बनाएंगे। शरबत बहुत पीने का शौक था, वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर। हमने सीख लिया है मार खा खा के कि प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। कानून बनाना हमारा काम है। हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। आलू पे सुओ मोटो, कीलो पे सुओ मोटो। रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं। 27वीं की कामयाबी के खाने आपको नजर आना शुरू हो गए। मैंने लेजिस्लेशन पास की और फखर से पास करूंगा, आगे भी पास करूंगा, डंके की चोट पे पास करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता। जो कानून बनाएंगे वो लेके चलना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया। ज़राए का कहना है फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। फुल कोर्ट इजलास नमाज जुमा से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नए बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देगी। कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर बेंच तश्कील देगी। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम आइन के आर्टिकल 175B के तहत अमल में लाया गया। वफाकी आईनी अदालत अपने क़वाइद व ज़वाबित खुद तश्कील देगी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की मुमकिना ट्रांसफ़र का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्राइवेट कंपनी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील से दिलचस्प मुकालमा हुआ।
وکیل نے استدعا کی حتمی دلائل کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے کا وقت دے دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا دسمبر کے پہلے ہفتے تو پھر کوئی اور جج صاحب بیٹھ کر سن لیں گے۔ وکیل نے جواب دیا کہ سر ایسے نہ کہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ جائیے گا نہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر خوش ہوں۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس، محسن نقوی بھی سٹیڈیم پہنچے، سری لنکن کھلاڑیوں سے فردن ملاقات کر کے دورہ جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا، میچ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر ہوگا۔ میدان آباد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک سری لنکا دوسرے ون ڈے سے قبل دونوں ٹیموں کی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی اسٹیڈیم پہنچے، سری لنکن کوچ جے سوریا اور تمام کھلاڑیوں سے فردن ملاقات کر کے دورہ جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے مہمان کھلاڑیوں سے کہا آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، پورا پاکستان ہمیشہ آپ کی محبت اور خلوص کا مقروض رہے گا۔ سری لنکن ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے اور وزیر مملکت طلال چودھری بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد بدستور بخار میں مبتلا، پریکٹس کے لیے میدان نہیں آئے، دوسرے ون ڈے میں فیصل اکرم کو موقع ملنے کا امکان ہے۔ ہاتھوں میں گلدستے، چہروں پر مسکراہٹیں اور لبوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ پریکٹس کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم آمد پر سری لنکن ٹیم کا بارات جیسا استقبال، بچوں نے پتیاں نچھاور اور مہمان کھلاڑیوں کو گلدستے پیش کیے، ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ بچوں کا کہنا ہے سری لنکن ٹیم کے فیصلے نے دہشت گردی کو کلین بولڈ کر دیا، پاک سری لنکا دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ پڑوسی ملک بار بار کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے کرکٹ ختم ہو جائے، ایک بھی سری لنکن کھلاڑی واپس چلا جاتا تو دشمن کی سازش کامیاب ہو جاتی۔ اونر کراچی کنگ سلمان اقبال کا کہنا ہے بہت محنت کے بعد کرکٹ کو پاکستان واپس لائے، غیر ملکی کھلاڑیوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو۔ میں سے ایک پلیئر بھی اگر چلا جاتا، ہم لوگ کی جو کرکٹ ہم واپس لائے ہیں پاکستان، تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا، اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کرکٹ پاکستان سے ختم ہی ہو جائے، وہ جیت جاتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں لیکن کرکٹ ٹیم کا اور سری لنکن بورڈ کا اور سری لنکن گورنمنٹ کا۔ اس طرح جو پیس ہوا تھا اس میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تھی اور ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی، اس کے باوجود وارنر جیسے پلیئرز نے اپنا فٹ ڈاؤن کیا، کہتے نہیں ہم رہیں گے یہاں پہ، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کھیلنا ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ، پاکستان کی آرم فورسز پہ اتنا بھروسہ ہے کہ پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ پروپیگنڈا کرنے والے پہلے اپنا گھر دیکھیں۔ سابق کرکٹر باسط علی کا بھارتیوں کو پیغام۔ فرینڈشپ ناٹ آؤٹ ٹرانسمیشن میں کہا کہ ایک محسن نقوی سب پر بھاری ہے، دنیا جانتی ہے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ عامر سہیل بولے خوف پھیلانے والوں کو شکست ہوئی، چیئرمین پی سی بی اور سری لنکا نے کرکٹ کو بڑے استحانے سے بچایا۔ وہ لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں نا، پہلے وہ اپنے گھر کو دیکھیں۔ ایک محسن نقوی سب پہ بھاری، جتنی تعریف سری لنکن بورڈ کی آپ کریں اتنی ہی تعریف پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی کریں۔ 100% ہم ایک ہیں، یہ دنیا کو میسج جانا چاہیے۔ پلیئرز کی فیملیز کو بھی بلائیں، انہیں دکھائیں کہ پاکستان سیف ہاتھوں میں ہے۔ دوستی ہے، اس کا مان رکھا گیا ہے۔ نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے، لیکن ان کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور انٹیریئر منسٹر انہوں نے انٹروین کیا، گئے ٹیم کے پاس، سب کو بتایا کرکٹ کھیلو، انجوائے کرو۔ ایک قسم کا سا نہیں ہونا تھا کرکٹ کو، جس سے بچایا گیا۔ میں تو سلوٹ کرتا ہوں سری لنکن بورڈ کو۔ بہت ساری کنٹری جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر خوشحالی رہے، چیئرمین پی سی بی نے جو کوششیں کی کرکٹ کے دوبارہ ریوائو ہوئی۔ 1996 میں پاکستان کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا کبھی نہیں بھول سکتے۔ جانتے ہیں ہماری طرح پاکستان بھی کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ سری لنکن کامنٹریٹر روشان ابے سنگھے کی اسپیشل ٹرانسمیشن فرینڈشپ ناٹ آؤٹ میں گفتگو، کہا سری لنکن چینلز کے ذریعے بتایا پاکستان میں بہترین سیکیورٹی مل رہی ہے، ہم دوست ہیں، ہمارا تعلق مزید گہرا ہوگا۔ Know that Pakistan is a cricket loving country, so is Sri Lanka. We also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during the war. They were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka when countries such as Australia and the West Indies boycotted. It's about supporting a friendly nation. The bond will only get stronger. Security is at a very high level and we are very comfortable. Thank you to the government. Thank you to the PCB.
شکریہ سری لنکا۔ سینٹ میں سری لنکن حکومت اور ٹیم کے حق میں تعریفی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکن ٹیم کی موجودگی میں اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ سری لنکن حکومت سے بات کر کے ٹیم کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ جانے حکومت پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے رابطہ کیا تو حکومت سری لنکا نے کمال بہادری کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دہشت گردی کا خود شکار رہے ہیں، ہم دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم سر ایک چھوٹی سی قرارداد کے ذریعے حکومت سری لنکا کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کی کرکٹ ٹیم کا with the kind permission sir may I move now the resolution sir. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. دہشت گردی عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کا برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج اور قوم متحد ہیں۔ پاکستانی نژاد شہری برطانیہ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے شاہ چارلس سوم اور ملکہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ Remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج پر حملہ افغانستان سے کنٹرول کیا گیا۔ منصوبہ بندی افغانستان میں خارجی زاہد نے کی۔ حملے کی حتمی منظوری خارجی نور ولی محسود نے دی تھی۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے حملے میں شامل تمام افراد افغان تھے۔ تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی نور ولی سے ملتے ہیں۔ حملے کے لیے ساز و سامان امریکی ساختہ تھا۔ نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ افغان طالبان فتنہ خوارج پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ کیڈٹ کالج پر حملے کا مقصد روا کے مطالبے پر پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا۔ حملے میں ہلاک افغان دہشت گردوں کی شناخت سے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی واضح ہے۔ افغانستان کو پورا حق حاصل ہے وہ جہاں سے چاہے ٹریڈ کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ٹریڈ کے لیے بھارت افغانستان کے لیے مختلف روٹس کھولے گا۔ سب کو معلوم ہے بھارت افغانستان کے لیے روٹس کیوں کھولے گا، کیونکہ بھارت پاکستان کے خلاف ہر موقع استعمال کرے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے کہا تجارت کی آڑ میں افغانستان سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو طالبان اور BLA کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں۔ پورا حق حاصل ہے کہ وہ جہاں سے بھی ٹریڈ کرنا، جس طریقے سے بھی کرنا چاہے وہ کریں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو انڈیا ایک سارٹ آف ایئر برج بناتا ہوا نظر آئے گا ٹو ڈیلیور میڈیسنز اور جو کریٹیکل ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کی کنزیومر آئٹمس میں اس کی۔ اور وہ انڈیا ایسا کیوں کرے گا، سب کو سمجھ ہے کہ جہاں بھی وہ افغانستان کو تھوڑا پاکستان کے اگینسٹ بھڑکانے کے لیے ایک اپرچونٹی ملے تو وہ کبھی بھی مس نہیں کریں گے۔ یہ جو موومنٹ اور اس کے ساتھ جو علتیں آتی ہیں، اگر ٹریڈ بند ہوتی ہے تو یقیناً وہ علتیں بھی بند ہوں گی۔ یہ جو ہزاروں لوگ اس موومنٹ کی وجہ سے پاکستان میں شہادتیں پا رہے ہیں، یہ رکنی چاہیے۔ یہ جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے 30-35 ہزار انڈیویجولز اور کئی دنوں میں لاکھ تک بھی پہنچ جاتی ہے، ان میں بہت سارے وہ ایلیمنٹس آتے ہیں جو آ کے الٹیمیٹلی یا TTP کی اور BLA کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، یا خود ان کے رینک اینڈ فائل ہوتے ہیں جو ادھر آتے ہیں، ادھر آ کے پھر سارا اکوپمنٹ لیتے ہیں۔ اسلام آباد کچہری پر حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے نکلا، ایک سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سہولت کار کی نشاندہی سرچ آپریشن کے دوران ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 5 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کہ سہولت کار نے حملہ آور کی کیا مدد کی، اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ حملہ آور گولرا سے پہلے ایک اور آن لائن بائک سروس سے 26 نمبر چنگی آیا تھا۔ حملہ آور گولرا سے کچہری تک ماسک پہن کر آیا تھا۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات پر تفتیش جاری ہے۔ ARY نیوز کی ٹیم کیڈٹ کالج وانا پہنچ گئی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ کے اینکر اشفاق اسحاق ستی نے کیڈٹ کالج وانا کے ان مقامات کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جہاں دہشت گردوں نے 2 روز پہلے حملہ کیا تھا۔
कैडेट कॉलेज वाना की है। यहाँ पर खुद कुछ हमलावर ने अपनी गाड़ी टकराई थी, बर वक्त कार्रवाई की गई, दहशतगर्दों को एक जगह कंटेन किया गया। पहले बच्चों को, बाकी जो लोग थे यहाँ पर स्टाफ था उसको, कमांडेंट साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स कर्नल ताहिर साहब, सबसे पहले हमने कैडेट्स के जो हॉस्टल्स हैं उनको सिक्योर किया, जो स्टूडेंट्स थे उनको महफूज तरीके से वहाँ से निकाल कर मुंतकिल करना ताकि उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन कर सकें, वो जिम्मेदारी थी कर्नल शाहिद साहब की। हम पीछे से ब्रेक इन करके खिड़कियां तोड़कर और इवन जो टॉप फ्लोर है उस पर सीढ़ी लगाकर खिड़की तोड़कर इनको आराम से निकालें, इसके लिए भी हमें दिन का वक्त चाहिए था ताकि कोई बच्चा गिर कर भी जख्मी ना हो। इसके बाद हमने छोटे पैकेट्स में इनको निकाला, बख्तरबंद गाड़ियों में इनको, कॉलेज के पीछे हमने एक ऑल अल्टरनेट एक रास्ता क्रिएट किया। मौजूद हैं कर्नल उस्मान साहब जो कि प्रिंसिपल हैं। 18-19 घंटे की मुश्किल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल खैरियत से। हौसले बुलंद हैं आपके? बिल्कुल सर, हौसला तो बहुत ज़्यादा बुलंद है। ये हमारा अपना कॉलेज है। इलाका मुशीरान मौजूद हैं। दरिंदे हैं, अफगान फितना अल खवारिज फितना अल हिंदुस्तान। पाक आर्मी ने भरपूर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया। इनका हौसला बुलंद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची के इलाके कोरंगी में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, एक शख्स जान से गया, दूसरा शदीद जख्मी। मुश्तल अफराद ने मुसाफिर बस को आग लगा दी। सलमान लोधी की रिपोर्ट। इस सनती एरिया में ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार चचा जाबहक भतीजा जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने मुसाफिर बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार हो गया। जैसे मैं पहुंचा हूं तो पब्लिक पहले ही इसको जो है तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी और आग लगा रहे थे। बस का ड्राइवर हो रहे मौके से भाग गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक शख्स की शनाख्त मंजूर हुसैन और जख्मी की शनाख्त बिशारत हुसैन के नाम से हुई। जख्मी होने वाले शख्स का बताना है कि हम दोनों जो है कोरंगी जा रहे थे कि पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार बस ने जो है एक मेरे साथी को जो है कुचल कर मौके पर ही उसको हलाक कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों अफराद का ताल्लुक सिक्योरिटी इदारे से है। हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बस को आग लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के लिए ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। 134 कैदियों को मुख्तलिफ वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज मुकम्मल करने पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। महकमा जेल खानाजात सिंध और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के तहत कैदियों की फनी और पेशावराना तरबियत का प्रोग्राम मुकम्मल। सेंट्रल जेल कराची में होने वाली तकरीब के दौरान 134 कैदियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का कहना था कि जेलों को महज सजा के मराकिज के बजाय इस्लाह, तालीम और तरबियत के इदारों में तब्दील किया जा रहा है। हम इस्लाह लाएं, अच्छे मुआशरे में इनको लाएं और जो लोग इनको बरगलाते हैं किसी शक्ल में भी हो हम उनसे इनको दूर करें। मुंतजमीन का कहना था कि फनी और तकनीकी तालीम के जरिए कैदियों को बाइज्जत रोजगार के काबिल बनाना मुआशरती इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान सिंध हुकूमत ने मिनिस्ट्री फॉर प्रिजन्स के थ्रू शुरू किया कि ओवरऑल जेल रिफॉर्म्स जो हैं लाए जाएं। 134 बाहिम्मत मेहनती भाइयों ने जिन्होंने अपनी मेहनत, सब्र और लगन के साथ डिप्लोमा मुकम्मल किया और यकीन दहानी के साथ मुझे उम्मीद है कि वो अपनी तकदीर बदलेंगे। सिंध की जेलों में होने वाले वोकेशनल प्रोग्राम्स के दौरान कैदियों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ऑटो मैकेनिक के अलावा दीगर शोबों में तरबियत फराहम की गई। कैमरामैन मुस्तफ़ा मेराज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट जिसमें उनका कहना है कि आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करवाने वाले हमें ताने दे रहे हैं, असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं, इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबीतस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद मरज़ से आगाही और एहतियाती तदाबीर का शऊर पैदा करना है। तफसील बता रही हैं रूहा फातिमा।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की मुनासबत से कराची मेडिकेयर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से शुगर के मर्ज से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि हर 4 में से एक फर्द शुगर में मुब्तला है। शुगर के बढ़ते हुए मर्ज से मुताल्लिक अवाम में शऊर उजागर करना बेहद जरूरी है। मर्ज में मुब्तला शख्स तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चौथे और प्रेवलेंस के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे आ गए हैं डायबिटीज़ में। अब वॉक जिसका वजह यही है ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि जो कराची के लोग ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान के लोग भी फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल के सामने बैठे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वॉक में शरीक शुरका ने शुगर से बचाव और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।